नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे जनरल स्टडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और अभी तक देखिए जितने भी इसका सीरीज हो चुका है तो आप लोग उसको देख सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। और इसके साथ में देखिए हिंदी का भी हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमने बहुत सारे करा दिया है और जो भी रिमेनिंग है उसको भी जल्दी करा देंगे। और इसके साथ में इसका एक पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड ऑलरेडी आपको कर दिया है। तो इसमें जो है आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मिल जाएगा, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है लेक्चरर के लिए। इसमें आपको थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दोनों मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हिंदी का। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका जनरल हिंदी और जनरल स्टडी का, जिसमें कि यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड इसमें किया जा रहा है। और साथ में दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और हिंदी का टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा एक ही साथ में। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। तो यहाँ पे जो है आप लोग स्पेशल वे में अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो डेडिकेटेड वे में। और देखिए जब आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लोगे, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। इसके बाद जो आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, फिर इसके बाद आपको जो है कोर्स सेलेक्ट कर लेना है यूपीपीएससी लेक्चर एई का। और जब आप लोग बाई कर लोगे तो फिर आपको कंटेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको सारे वीडियो और जो फोल्डर है आपको, मतलब जो पीडीएफ और टेस्ट सीरीज का जो फोल्डर है सबका अलग अलग मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से एक डेडिकेटेड वे में एड्स फ्री हो आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो ये जो है आपका काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। हमने इसमें जो है काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है सारे कंटेंट को और वीडियो को हमने बनाया हुआ है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए आज का सेट नंबर 8 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक हमने 7 सेट्स ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का। तो क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो यहाँ पे जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इट्स चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा दिया हुआ है कि इट हैज फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एज ए ह्यूमन राइट्स कमीशन। और अगला इसमें दिया हुआ है कि इट्स पावर आर ओनली रिकमेंडरी इन नेचर। और चौथा में दिया हुआ कि इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट वीमेन एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन। तो यहाँ पे देखिए जो भी स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग, तो ये सारे के सारे जो है आपके करेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ था आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग, तो इनके जो बारे में जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये आपका एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब कि इसका जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इसे अपना ऑर्डर के बेसिस पे इसको क्रिएट किया हुआ है। और ये देखिए स्टेब्लिश किया गया था आपको 1993 में। और ये जो है आपका जैसे कि इसको एक डाल दी का पार्लियामेंट के बेसिस पे, पार्लियामेंट का जो है इनेक्ट किया था इन्होंने। और ये कमीशन आपका एक वॉचडॉग की तरह काम करता है ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब कि कंट्री के अंदर में कोई भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके ऊपर में ये सारे जो है अपना डिसीजन लेते हैं या फिर उनको देखते हैं। अब इसमें देखिए जो इसमें कमीशन में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इसमें कंपोजिशन होते हैं इसके। तो इसमें देखिए एक चेयरपर्सन होता है और इसके साथ में 4 और भी मेंबर होते हैं इसके अंदर में। मतलब कि जो चेयरपर्सन है उसके साथ में 4, यानी कि टोटल जो इसमें 5 मेंबर आपके रहते हैं। और जिसमें कि जो चेयरपर्सन जो होते हैं ना, तो ये देखिए चेयरपर्सन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मान लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो होते हैं तो वो इसमें होने चाहिए। तो ये प्रोविजन दिया गया हुआ है इसके अंदर में। और इसके बाद दूसरा आपका दिया हुआ है कि जो चेयरमैन और जो मेंबर जो भी होते हैं तो वो सारे प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की जाती है इनकी। और इसके साथ में कोई एक मेंबर जो कि यहाँ पे जज हो चुके हों सुप्रीम कोर्ट का, और या तो फिर वही मेंबर जो आपके रहते हैं यहाँ पे कि जो कि चीफ जस्टिस हुए हाई कोर्ट के, तो वो जो है इसके मेंबर बनते हैं। और इसके साथ में जो 3 मेंबर और जो बच गए आपके, ये तो 2 हो गया कि एक चेयरपर्सन होंगे तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, और एक मेंबर जो है तो वो तो जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या फिर वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए। और रिमेनिंग जो 3 जो मेंबर रह गए आपके, तो इनमें से एटलीस्ट कोई एक जो है तो वो एक विमेन होने चाहिए, जो कि अपॉइंटमेंट उनका होना चाहिए। मतलब कि जिनके पास एक परफेक्ट नॉलेज हो और उनके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। तो एक विमेन का होना जो है, इन 3 में से जो मेंबर जो बच गए उनमें से एक होना कंपलसरी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे वही सारा कुछ दिया हुआ था कि चेयरमैन मस्ट बी रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये तो आपका फुलफिलमेंट तो होता ही है, का होना ही चाहिए। दूसरा दिया हुआ है कि इट हैज़ फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एज ए ह्यूमन राइट कमीशन। तो देखिए सभी स्टेट में जो है ये ह्यूमन राइट कमीशन
जो बनाने का फॉर्मेशन करने का ये दिया गया हुआ है, तो ये भी आपका सही है। और इसके पास तीसरा दिया हुआ है कि इट्स पावर और ओनली रिकमेंडरी इन नेचर। तो इनका देखिए जो पावर जो होता है तो वो केवल रिकमेंडरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो इन्होंने डिसीजन दे दिया तो वो लागू करना ही करना है, ऐसा नहीं होता, ये केवल रिकमेंडरी नेचर का ही होता है। तो ये भी आपका सही है स्टेटमेंट। और चौथा में दिया हुआ है कि इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ विमेन एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन। तो एक विमेन को जो है अपॉइंट करना मैंडेटरी होती है। तो ये भी आपका सही है, आपने देखा था। इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑल 1 2 3 एंड 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो देखिए आपको जो है हर एक पॉइंट को, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो मेंशन किए गए या फिर जो नहीं भी मेंशन किए गए उनके बारे में भी आपको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इन इंडिया द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है तो ये कौन से ईयर में फॉर्मेशन की गई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका 1993 आपका हो जाएगा। 1993 में जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई थी। अब देखिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके रिगार्डिंग हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो है एक स्टेचुरी पब्लिक बॉडी है आपका, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था आपका ये 12 अक्टूबर 1993 को किए गए थे। और जो कि आपका ये एक ऑर्डिनेंस था आपका लाया गया था, उसके बेसिस पे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस जो था ये पास किया गया था, उसके तहत जो है ये किया गया था आपको 1993 में। और इसे एक स्टेचुरी बेसिस पे बनाया गया, इसका स्टेचुरी जो है ये दे दिया गया हुआ है स्ट्रक्चर इसको, जो कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए जो बनाया गया था, एक्ट पास किया गया था 1993 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द मिनिस्ट्री। तो कौन सा अमेंडमेंट जो है जिसके तहत जो ये किया गया था कि जो साइज होना चाहिए मिनिस्ट्री का तो वो जो है रेस्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो ये देखिए आपका किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 का। तो जो 91st जो अमेंडमेंट किया गया था आपका, तो उसी में ये मेंशन किया गया था कि देखिए जो मिनिस्टर जो होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, साथ में जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं लोकसभा का, और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में जो चीफ मिनिस्टर होता है और साथ में जो अदर जो मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी संख्या को लिमिट की गई थी। तो वो कितना था, तो वो है 15%। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर जो होते हैं वो चाहे आपका लोकसभा का हो या फिर जो है वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर का जो होता है आपका लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पे जितने भी टोटल जो मेंबर जो होते हैं तो उसका 15% जो है वो केवल इतने होने चाहिए मिनिस्टर, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए कि अगर एक्सीड कर जाता है इससे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे फेवर दिया जा रहा है सभी को या लालच दिया जा रहा होगा। तो इसी के लिए जो है इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत। तो ये है आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पे आपने जो है देखा कि जो 91st अमेंडमेंट एक्ट था आपका जिसके थ्रू द रेस्ट्रिक्शन किए गए थे साइज ऑफ मिनिस्ट्री का। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट जो हुए हैं तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, और भी डिटेल में आपको मिल जाएगा जो पीडीएफ के अंदर हमने प्रोवाइड किया हुआ है, और आप लोग स्पेशल क्लास में भी इसको देख सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जैसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं आपके, तो जो पहला जो अमेंडमेंट किया गया था आपका, तो ये 1951 में किया गया था। और इसमें जो है जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है तो इसको रेस्ट्रिक्ट करके पब्लिक इंटरेस्ट में कर दिए गए थे। और इसके साथ में जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है इनको देखिए 9 शेड्यूल के अंदर में पुट किए गए थे आपके, और कोर्ट के जुरिडिक्शन से जो है इसको बाहर लिया गया था। तो ये आपका था फर्स्ट अमेंडमेंट। और उसके बाद देखिए जो सेवेंथ अमेंडमेंट आपका किया गया था, यहाँ पे हम लोग केवल इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वही डिस्कस करेंगे। ये आपका हुआ था 1956 में। तो इस समय जो है स्टेट को देखिए रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, मतलब कि जो है उस समय 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे, रीऑर्गेनाइजेशन किए गए थे। और इसके साथ में एलोकेशन ऑफ सीट्स भी किए गए थे हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा में सीट कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी होने चाहिए, तो इन सभी के लिए जो है रीअलोकेशन किए गए थे सीट का। और ये हुआ था सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट। फिर उसके बाद देखिए 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था आपका 1971 में। तो इसमें जो है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और जो 31st अमेंडमेंट एक्ट है आपका 1972 का, तो इसमें जो है जो अपर एज जो अपर लिमिट जो होती है, यहाँ पर लिमिट की बात कर रहे हैं, जो सीट जो होता है लोकसभा का आपका, तो ये देखिए मतलब कि जो है आपका रिप्रेजेंटेशन स्टेट का मतलब जो कितना होना चाहिए लोकसभा के अंदर में, तो वो किए गए थे कि कौन से स्टेट से कितने लोकसभा के मेंबर चुने जाएंगे। तो ये इंक्रीज करके किया गया था आपका 525 से लेके बढ़ा के इंक्रीज किया गया था 545 तक। फिर उसके बाद देखिए जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया था आपका 1976 में, तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन जो किया गया था आपका,
सोन सिंह कमेटी के द्वारा, जिन्होंने जो है इसमें 3 नए ऐड वर्ड किए थे, 3 न्यू वर्ड जो है ऐड किए गए थे प्रियम्बल के अंदर में, जिसमें कि आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि ये जो 3 वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तो ये प्रियम्बल में ऐड किए गए थे कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे? तो ये है आपका सरदार सोन सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है? 42nd है। और इसी में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और भी बहुत सारे प्रोविजन थे आपके, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन सब का। फिर इसके बाद देखिए जो 43rd अमेंडमेंट एक्ट था आपका, तो इसमें जो है फिर से जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, ये स्टार्ट कर दी गई थी। और इसके साथ में जो रिट जुरिडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, तो इनको जो है फिर से रीस्टार्ट कर दी गया हुआ था। फिर इसका 44 जो अमेंडमेंट आपका हुआ था, तो इसमें देखिए मोस्टली जो जितने भी 42nd अमेंडमेंट में जो चीज़ किए गए थे आपके, तो उनको रिवर्स कर लिया गया हुआ था। यानी कि जो लोकसभा का टेन्योर था, तो उसको पहले देखिए एक्सटेंड करके 6 ईयर का कर दिया गया था, तो उसको जो फिर से 5 ईयर का कर दिया गया हुआ था। तो ये हुआ था आपका 44th अमेंडमेंट में। और भी आप देख सकते हो कि जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका, इसको भी देखिए डिलीट कर दिया गया था आपका फंडामेंटल राइट से, और इससे केवल लीगल राइट ही सिर्फ बना दिया गया हुआ था आपका 44th अमेंडमेंट के बाद। फिर नेक्स्ट देखिए जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया था आपका, तो इस समय 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था आपका, जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है जो फैक्टर है आपका, यानी जो रहता है कोई भी अगर, अब जैसे पार्लियामेंट के जो मेंबर जो होते हैं अगर वो कोई दल बदल करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन जो ये मतलब जो है ये ऐड किए गए थे। और 61st अमेंडमेंट एक्ट में जो है यहाँ पे जो मिनिमम एज लिमिट है जो कि वोटिंग के लिए होता है आपका, तो उसको देखिए घटा के 18 ईयर्स कर दी गया हुआ था। पहले 21 ईयर था, तो उसको घटा के जो है 18 ईयर्स कर दी गई थी। तो अब जो भी आप वोटिंग देखते होंगे, तो उसमें 18 ईयर के जो भी ये होते हैं कैंडिडेट जो होते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले 21 ईयर था, तो ये कब हुआ था आपका? 61st अमेंडमेंट के बाद। पर वहीं पे देखिए जो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो इस समय देखिए जो आपका है कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है आपका, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था आपका, तो इसमें देखिए जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली का, तो इसका नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कर दिया गया था आपका। अगला देखिए जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आपका हुआ था, तो इसमें जो है 11th शेड्यूल को ऐड किए गए थे, जो कि आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिगार्डिंग है आपके। 74th जो अमेंडमेंट आपका किया गया था, तो इसमें देखिए पार्ट 9 भी ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो कि म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है, और 12th शेड्यूल भी इसी में ही ऐड किए गए थे। 84th अमेंडमेंट में देखिए इसमें जो है पार्लियामेंट के जो सीट जो होते हैं, तो उसमें देखिए रीएडजस्टमेंट किए गए थे। और जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जो होते हैं, और उनका जो सीट है, तो उनको जो है फ्रोजन कर दिया गया था आपका 2026 तक। मतलब कि जो है इसके पहले उस सीट में कोई ना तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो है सेंसस के बेसिस पे ये किया गया था आपका, तो इसके बाद ही जो है कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किए जा सकते हैं। और वहीं पे देखिए जो 86 अमेंडमेंट आपका था, तो इसमें देखिए 21 आर्टिकल जो है 21A जो आर्टिकल है, तो ये ऐड किए गए थे आपके, यानी कि इसको फंडामेंटल राइट बनाया दिया गया था, जो कि आपका राइट टू एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी आप लोग याद रखना। और इसके साथ में जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो वो भी ऐड किया गया था आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। और 89 जो अमेंडमेंट एक्ट है आपका, तो इसमें देखिए जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, तो इसको जो है एक मतलब कि एक जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था। इसी को भी एक तरीके से सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट देखिए जो 91st अमेंडमेंट एक्ट आपका हुआ था 2003 में, तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ जो मिनिस्टर जो होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो इनका जो भी स्ट्रेंथ है उसको भी देखिए कम कर दिया गया था। मतलब कि इसको जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। यहाँ पे पहले क्या होता था कि अपने मन मर्जी से जितने भी मिनिस्टर हो वो बना देते थे, लेकिन इसमें क्या होता था कि करप्शन भी होते थे और बहुत सारे जो है हेरा फेरी होते थे। इसी के चलते रेस्ट्रिक्शन किए गए थे कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितने भी टोटल मेंबर हैं। और इसके साथ में एंटी डिफेक्शन लॉ का भी जो है इसमें कुछ प्रोविजन थे आपके, जिसमें कि 1/3 से इसको बढ़ा के 2/3 मेंबर ऑफ द पार्टी कर दिए गए थे। इसके अलावा आप देखिए और भी आप देख सकते हो, जैसे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था आपका, तो इसमें जो है 4 और जो लैंग्वेजेस है आपके, जिनको कि 8 शेड्यूल में ऐड किए गए थे आपके, जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो ये सारे जो है ऐड किए गए थे। और वहीं पे जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है आपका, तो ये इसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज टैक्स है, यानी कि जीएसटी, ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका। और 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है,
तो इसमें जो है जो वीकर सेक्शन को जो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के जो बिलोंग करते हैं तो उनको 10% का जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है ये आपका किया गया था। और 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका 2020 का, तो इसमें जो है रिजर्वेशन का जो पीरियड है यानी कि जो सीट जो होता है उनको देखिए एक्सटेंड कर दिया गया था एसटी और एसटी के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी। मतलब कि जो एज था पहले उनका 70, इसको बढ़ा कर देखिए 80 ईयर्स तक की कर दी गई हुई थी। तो ये सारे जो प्रोविजन है आपका किया गया था 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स है, तो आप लोग इनको याद कर लेना और ये सारा आपको देखिए पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन है आपका कि थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैप्टर 9 वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें यही क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अमेंडमेंट के तहत जो है चैप्टर 19 को ऐड किया गया, चैप्टर 9 को जो है ऐड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट। तो 73rd जो अमेंडमेंट है तो इस समय पार्ट 9 जो कि आपका है ये ऐड किए गए थे आपके, जो कि 11 शेड्यूल के अंदर में आपका जो है मेंशन किया गया हुआ है आपका। तो ये है 73rd। और ये किसके रिगार्डिंग है तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको याद होगा तो। और इसके साथ में यहाँ पे देखिए जो 43rd है आपका, तो 43rd में है तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या किया गया था इसमें कि पार्लियामेंट को जैसे कुछ पावर जो है तो उनको डिप्राइव कर लिए गए थे। और इसके साथ में कुछ सर्टेन लॉ भी आपके होते हैं जैसे एंटी नेशनल एक्टिविटी जो होते हैं तो वो, और साथ में आर्टिकल 21D को भी जो इसमें डिलीट कर दिए गए थे। और 66 जो अमेंडमेंट एक्ट आपका हुआ था तो इसमें जो है इसमें जितने भी लैंड रिफॉर्म्स है तो उनको इनेक्ट करने के लिए किए गए थे। और 9 शेड्यूल के मतलब कि जो है इसमें ऐड किए गए थे आपके। और इसके बाद में देखिए जो 74th आपका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो इसमें देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है ग्रांट किए गए थे आपके जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं। और साथ में जो पार्ट 9A है तो ये जो है एक एंटाइटी जैसे म्यूनिसिपल कमिटी जो है म्यूनिसिपल जो कम्युनिटी जो होते हैं आपके। और इसके साथ में 12 शेड्यूल का भी ऐड किया गया था आपको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये सारा चीज़ आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है तो आप लोग इसको देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीति आयोग हैज बीन फॉर्म। तो यहाँ पे नीति आयोग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके चलते जो है यहाँ पे नीति आयोग मतलब कि जो है इसकी गठन की गई थी। तो इसका देखिए सिंपल सा आपका हो जाएगा कि इसके कोई आर्टिकल नहीं है, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये परमिशन किया गया मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया हुआ है। इसका कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखना। और कब किया गया था तो ये 2015 में किए गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ईयर भी आपसे पूछा जाता है। और नीति आयोग के बारे में इनफैक्ट हमने काफ़ी डिटेल में भी बताया हुआ है तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। तो इसका देखिए डी आपका हो जाएगा कि नन ऑफ द आर्टिकल्स, यानी कि किसी भी अनुच्छेद में मेंशन नहीं किया गया नीति आयोग के बारे में। तो ये जो है आपके इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो इसमें वही है आपका कि जो मेंबर जो होते हैं मान लीजिए कि वो अगर दल बदल करते हैं तो उनको डिसक्वालिफिकेशन जैसे उनको की जाती है। तो ये कौन सा शेड्यूल में आपका ये मेंशन किया गया हुआ है जो कि डील करता है। तो ये देखिए आपका 10th शेड्यूल में ये मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो आपको जो है इनको याद रखना होगा, इनसे भी क्वेश्चन आपका आता ही है। तो देखिए ओरिजिनली केवल 8 शेड्यूल हुआ करते थे लेकिन 4 जो और शेड्यूल है तो इनको डिफरेंट अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए हुए तो टोटल अभी 12 शेड्यूल्स है। तो यहाँ पे कौन कौन शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया तो ये सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं तो ये जो है आपका इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन की गई है। सेकेंड शेड्यूल में जो है इसमें जो अमेंडमेंट्स अलाउंसेस और जो प्रिविलेजेस जो होते हैं जो खास जो ऑफिस होते हैं जिसमें कि आपका प्रेसिडेंट होते हैं गवर्नर होते हैं तो इन सब का प्रोविजन के बारे में दिया हुआ है। और वहीं पे थर्ड शेड्यूल है तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, मतलब कि जो यूनियन मिनिस्टर और जो मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के तो उनका ओथ का यानी कि जब वो शपथ लेते हैं और जो अफर्मेशन होते हैं उनका तरीका क्या होना चाहिए तो ये मेंशन किया गया थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन आपका किया गया हुआ है कि राज्यसभा के अंदर में जो काउंसिल ऑफ स्टेट है तो वहाँ पे एलोकेशन कितना होना चाहिए, सीट सीट का एलोकेशन किए गया हुआ कितना होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपका दिया हुआ है फोर्थ शेड्यूल के अंदर में। और फिफ्थ शेड्यूल के अंदर में जो है यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे प्रोविजन आपके दिए हुए हैं जैसे कुछ ऐसे शेड्यूल एरिया जो शेड्यूल ट्राइब के एरिया जो होते हैं आपके तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रोविजन होने चाहिए तो ये मेंशन किया गया आपका फिफ्थ शेड्यूल के अंदर में। उसके बाद देखिए जो सिक्स शेड्यूल है आपका तो सिक्स शेड्यूल के अंदर में यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज है आपके जैसे स्टेट कुछ खास स्टेट हैं आपके, स्टेट ऑफ असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया।
तो यहाँ पे प्रोविजन क्या होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये आपको मेंशन किया गया 6 शेड्यूल में। और 7 शेड्यूल के अंदर में देखिए इसमें जो है यूनियन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में मेंशन आपका किया गया हुआ है। तो इसको आप सिंपली बोल सकते हो कि जैसे इसमें जो है दिया हुआ पावर ऑफ डिवीजन, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में। और वहीं पे जो 8 शेड्यूल है तो इसमें जो है जितने भी लैंग्वेजेस है आपके रिकॉग्नाइज जो लैंग्वेजेस है, तो वो सारा चीज़ मेंशन आपका किया गया हुआ है। ओरिजिनली 14 थे लेकिन अभी करंट में 22 लैंग्वेजेस है जिनको कि 8 शेड्यूल के अंदर में ऐड किया गया हुआ है। और 9 शेड्यूल के अंदर में जो है ये आपका जैसे कि किया गया था, आपका अमेंडमेंट के बाद किए गए थे, ऐड किए गए थे। तो इसमें कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन है आपके जिसको कि वैलिडेशन किया गया हुआ है। और 10 शेड्यूल के अंदर में इसमें देखिए प्रोविजन है आपका डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, जो कि यही चीज़ आपसे पूछा गया था इसमें। और वहीं पे 11 शेड्यूल है तो इसमें देखिए पंचायत के बारे में मेंशन किया गया हुआ है, उनका क्या पावर होना चाहिए, अथॉरिटी क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। और 12 शेड्यूल के अंदर में म्यूनिसपैलिटीज के रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है प्रोविजन आपका। तो ये सारे जो है आपके मतलब जो आपका दिया हुआ है जैसे कि 9, 10 और 11 और 12 ये सारे अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए थे। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आपका केवल 8 ही तक ही था। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और दूसरे में दिया हुआ है कि द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज। तो इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपका, तो ये जो है आपका क्या, ये करेक्ट आपका दिया हुआ है। क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट जो होते हैं तो वो जो है किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं होते हैं। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कि जो राज्यसभा लोकसभा है तो वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। और अगर मान लीजिए कि वो अगर मेंबर है कोई भी हाउस का, पार्लियामेंट का या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का अगर वो है, तो उनको जो है सबसे पहले वहाँ पे उनका अपना सीट को वैकेट करना होगा, तभी जो है वो बन सकते हैं प्रेसिडेंट। मतलब पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं इलेक्शन में, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो आपका दिया हुआ स्टेटमेंट सही है। और दूसरा दिया हुआ है कि द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। तो ये तो आपका जैसे ये भी सही दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट है तो उसमें प्रेसिडेंट और जो 2 हाउसेस है तो वो जो है ये तीनों होते हैं। तो इस तरीके से बोथ 1 एंड 2 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि अ मनी बिल passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the Rajya Sabha within। तो देखिए जो मनी बिल का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोविजन है, इसका रिगार्डिंग हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये देखिए कि वो लोकसभा में ही ये पारित आता है और यहीं पे पास होता है। और ये जब एक बार लोकसभा से मान लीजिए कि ये अगर पास हो चुका है तो ये फिर राज्यसभा के अंदर में जाता है आपका। तो वहाँ पे देखिए कि वो रिकमेंडेशन के लिए जाता है, वहाँ पे जो है इसके ऊपर में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है कि ये पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो है मनी बिल के रिगार्डिंग ये सारा जो प्रोविजन होता है तो लोकसभा से ही होता है। अगर वहाँ से पास हो गया तो ये जो है फाइनली मान लिया जाता है कि वो एक्चुअली में ये पास हो चुका है। तो अब अगर राज्यसभा में भी जाता है तो वहाँ पे देखिए इनको टाइम दिया जाता है 14 डेज का। तो 14 डेज के अंदर में अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, रिकमेंडेशन नहीं आता है, तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। तो ये कितना दिया जाता है आपका 14 डेज का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर का सीरीज हम क्वेश्चन आपका कराते चल रहे हैं। तो पॉलिटी का हमने आपको कराया हुआ है, इसके बाद जो है हम ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन सीरीज आपको कराते चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए जो हिंदी का पीडीएफ है आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में जो कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है हिंदी का और साथ में जो आपका जनरल अवेयरनेस स्टडी का, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हमने ऐप में कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग डेडिकेटेड वे में तैयारी करना चाहते हो तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।